हाय गाइस। सो आज का जो चैप्टर है वो है आईसी इंजन से रिलेटेड। तो आईसी इंजन्स वैसे तो केट पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट कभी कभी 1 मार्क या 2 मार्क का 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं उससे। बट एज़ फार एज ESE इज़ कंसर्न इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ESE में काफ़ी डीप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी हम HPCL का एग्ज़ाम भी आने वाला है 11th और 12th अगस्त को। तो अभी उसमें जो HPCL का सिलेबस है उसमें सिर्फ आपकी एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स मेंशन है। तो अभी क्विक रिवीजन के लिए हम थोड़ा सा एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स के बारे में देख लेते हैं। ओके, तो हम आईसी इंजन पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स में बेसिकली क्या है कि सबसे पहले एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स जानने से पहले कि कौन कौन सी 3 कैटेगरीज आगे डिवाइडेड हैं, हम ये देख लेते हैं कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स में अजम्पशंस क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहला अजम्पशन जो है वो ये है कि जो हमारा जो फ्यूल है वो प्योर एयर है। ओके, यानी वर्किंग फ्लूइड जो है हमारा वो हमारी सिर्फ एयर है। सेकंड हम देख लेते हैं, जो एयर है उसको हमने आइडियल गैस मान लिया है। थर्ड ये है, और आइडियल गैस मान लिया है तो एक और पॉइंट यानी P इक्वल्स टू MRT इज़ वैलिड हेयर। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह में। और ये जो CP, CV और गामा की जो वैल्यूज़ हैं आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि वैसे तो आपको पता ही होगा कि जो जेन्युइन केसेस होते हैं उसमें टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो आपका CP, CV दोनों का वैल्यू बढ़ता है, लेकिन गामा का वैल्यू कम होता है। गामा जो है CP और CV का रेशियो होता है। तो ये जो टर्म है इसकी वैल्यू विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर कम होता है। लेकिन एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स के केस में क्या ही अज्यूम कर लिया गया है कि टेम्परेचर के साथ इनका कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा वैल्यू में, ये कांस्टेंट ही रहने वाले हैं। फोर्थ ये है कि हीट एडिशन प्रोसेस जो है उसको कंबशन कह दिया है। जो कंबशन है उसको हीट एडिशन प्रोसेस कह दिया है, और जो आपका एग्जॉस्ट है उसको हीट रिमूवल या रिजेक्शन प्रोसेस कह दिया है। ये तो पता ही होगा आपको कि किसी भी आईसी इंजन में जो साइकिल्स होती हैं वर्क करने के लिए तो उसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे। सबसे पहला होता है एक्सपेंशन, उसके बाद आता है हमारा कंप्रेशन, फिर आता है कंबशन, फिर आता है एग्जॉस्ट। कुछ लोग इसकी जगह इसको सक्शन भी बोलते हैं। तो ये 4 साइकिल्स जो हैं इम्पॉर्टेंट होती हैं 2 स्ट्रोक्स में। 2 स्ट्रोक इंजन में ये पूरा एक ही साइकिल में ये चारों प्रोसेस हो जाती हैं, जबकि जो 4 स्ट्रोक इंजन्स होते हैं उसमें 2 साइकिल्स लगती हैं। ओके, खैर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स पे ही रहते हैं। अब एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स भी जो होती हैं 3 तरीके की होती हैं जो हमें पढ़नी है। वैसे तो बहुत तरीके की होती हैं, लेकिन जो बेसिकली आपके सिलेबस में मेंशन है HPCL के उसमें यही है कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स यानी फर्स्ट है हमारी ऑटो साइकिल, सेकंड है हमारी डीजल साइकिल, थर्ड है हमारी ड्यूअल साइकिल। Hi, let us start with first cycle called Otto cycle or a petrol cycle, you can also say. It was given by
scientist called Nicholas Otto. दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट मैंने ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है, क्योंकि अगर हमें पता होता है कि किसने दिया तो थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट आता है. तो जो हमारा जो ऑटो साइकिल होता है ये एक्चुअली एक कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है. कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल से मेरा क्या मतलब है कि इसमें जो प्रोसेसेस हैं वो हीट एडिशन, जो हीट रिजेक्शन के प्रोसेसेस हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होते हैं. ओके, तो अब हम एक ऑटो साइकिल बना देते हैं ऑन अ पीवी डायग्राम. अच्छा, मैं पीवी डायग्राम बनाऊंगा, फिर मैं इसके बाद टीएस डायग्राम बनाऊंगा इसी साइकिल के लिए. आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग आने वाली साइकिल्स के लिए जिसमें मैं सिर्फ पीवी बनाने वाला हूँ उसका खुद प्रैक्टिस करें टीएस बनाने का. तो इट वुड बी अ बेटर एक्सरसाइज टू डू. ओके, और जितनी भी वर्क ऑब्टेनिंग साइकिल्स होती हैं या वर्क गिविंग साइकिल्स होती हैं, ये सारी जो होती है ना वर्क ऑब्टेनिंग साइकिल्स, ये क्लॉकवाइज नेचर की होती हैं. अब इससे हमें पता चल गया कि जिन साइकिल्स में हमें वर्क देना है तो वो ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज नेचर की होंगी. इन साइकिल से हम वर्क ऑब्टेन करते हैं. ओके, तो सबसे पहले साइकिल्स में जैसे कि मैंने 4 स्टेप्स आगे बताए हुए थे किसी भी स्टैंडर्ड साइकिल में जो कि एनर्जी देगी हमें, तो कौन कौन से होंगे. सक्शन होगा, देन कंप्रेशन होगा, देन हीट एडिशन होगा, या जिसे कंबशन कहते थे लेकिन एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स की लैंग्वेज में हीट एडिशन कहते हैं. देन पावर स्ट्रोक डेवलप होगा. ओके, उसके बाद क्या होगा, हीट रिजेक्शन होगा और एग्जॉस्ट होगा. ओके, तो इस तरीके से हमारी एक साइकिल बन जाएगी. ये सक्शन हुआ, देन ये कंप्रेशन हुआ, ये हीट एडिशन हुआ जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा, और उसके बाद ये पावर स्ट्रोक डेवलप हुआ, और ये हीट रिजेक्शन हुआ जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर है. कलर चेंज कर देते हैं ताकि बेटर रिप्रेजेंटेशन आए क्लॉकवाइज साइकिल का. ये साइकिल क्लॉकवाइज है, यानी ये क्या है, एक वर्क ऑब्टेनिंग साइकिल है. तो ये 1 2 3 4 और ये 1 डैश. ओके, तो इस तरीके से हमारी एक ऑटो साइकिल का डायग्राम हो गया. ये जो वर्क अंडर दिस साइकिल है ये हमें क्या देगा, जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि वर्क इज़ द एरिया अंडर द पीवी डायग्राम. ओके, तो एफिशिएंसी अगर मुझसे कोई पूछेगा ऑटो साइकिल की क्या होगी, तो किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम, कि हमने कितना आउटपुट मिला डिवाइडेड बाय हमने कितना इनपुट दिया. तो आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट इस केस में है पावर और इनपुट है हमारा हीट एडिशन, कितना हमने हीट एडिशन दिया. ओके, पावर ऑब्टेन्ड या वर्क जनरेटेड वो आउटपुट है और हीट एडिशन हमारा इनपुट है. तो फॉर्मूला मैं पूरा डिराइव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला बहुत ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है ये वाला, जहाँ जो R है ये है हमारा कंप्रेशन रेशियो, जो कि होता है V1 बाय V2 फ्रॉम दिस डायग्राम. V1 V2, V2 को कई लोग VC भी कहते हैं, जो कि होता है क्लियरेंस वॉल्यूम. क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है कि जैसे ही में पिस्टन है, ये एक हॉरिजॉन्टल पिस्टन मैंने सपोज कर लिया, तो जब इवन एट TDC यानी टॉप डेड सेंटर, तो जो पिस्टन का मैक्सिमम हेड होगा वो यहाँ तक आएगा. ओके, ये पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, TDC पे ये इतना आएगा. तो ये जो इतना वॉल्यूम बच गया, ये इसमें क्या है कि जो एयर फ्यूल मिक्सचर है इसमें कंप्रेस हो चुका है, तो ये VC कहते हैं हम इसको. और जब ये यहाँ BDC पे आ जाएगा, सेम ये यहाँ से जाएगा और ये यहाँ BDC पर आ जाएगा, तो ये जो है V1 कंडीशन आ गई अभी. तो ये V2 कंडीशन है, ये V1 कंडीशन है, और जितना ये ट्रैवल कर पा रहा है पिस्टन, इसको हम कहते हैं स्ट्रोक लेंथ. एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है स्ट्रोक लेंथ. और अगर मुझसे पूछा जाएगा कितना स्वेप्ट वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम स्वेप्ट किया गया है इन दिस रेंज,
तो वो हम V1 माइनस V2 से निकालते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है और पूछा गया है इनफैक्ट। ओके, तो अगर मुझे स्वेप्ट वॉल्यूम निकालना है तो इट्स V1 माइनस V2 एंड दिस इज़ क्लियरेंस वॉल्यूम। कंप्रेशन रेशियो इज़ V1 बाई V2। कंप्रेशन रेशियो के साथ साथ एक और रेशियो होता है क्लियरेंस रेशियो। आई थिंक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि ये क्लियरेंस वॉल्यूम से रिलेटेड है, विच इज़ VC बाय VS। ओके, VC बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है अक्सर कि कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो ग्रेटर दैन 1 होगा और क्लियरेंस रेशियो जो होगा वो ऑब्वियसली लेस दैन 1 होगा। और कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है इस VS की प्रेजेंस को लेकर के कि यहाँ पे VS था या V1 था। तो इनफैक्ट आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप यहाँ V1 रख देंगे तो बेसिकली VC बाई V1 हो जाएगा, जो कि V2 बाई V1 हो जाएगा, यानी 1/R हो जाएगा। और कंप्रेशन रेशियो 1/R नहीं होता है। ओके, कंप्रेशन रेशियो और 1/R ये नहीं होता है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये कब नहीं होगा, जब यहाँ V1 की बजाय क्या रहेगा, VS रहेगा। तो ये याद करने का ट्रिक है। इसको मैं हटा देता हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बस मैंने बताया था ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके, दिस इज़ द फॉर्मूला। गामा इज़ ऑब्वियसली रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट्स। डिपेंड क्या गामा की वैल्यू कभी कभी वो चेंज भी कर देता है, लेकिन फॉर एयर गामा इज़ 1.4 फॉर एयर। ओके, सो ये था मेरा कांस्टेंट। ये सारी जो प्रोसेसेस हैं ये एडियाबैटिक प्रोसेसेस हैं और ये जो है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट साइकिल इज़ डीजल साइकिल, जिसको कॉइन किया था या जिसके बारे में बताया गया था वर्ड में बाय रुडोल्फ डीजल। ओके, स्पेलिंग्स आप लोग प्लीज़ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मत कीजिएगा, हो सकता है रॉन्ग हो, बट मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से सही है। तो डीजल साइकिल क्या होती है? डीजल साइकिल को हम कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल्स ऑल्सो, राइट। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं, PV डायग्राम। अच्छा, मैंने इसका TS नहीं बनाया है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इसका TS बना लें। अगर चलिए मैं एक का TS आपको जल्दी से बना के दिखा देता हूँ। ये TS डायग्राम है ऑफ ऑटो साइकिल ओनली। तो TS डायग्राम में क्या होगा, ये क्या है हमारा 1 से 2 इज़ एडियाबैटिक कंप्रेशन या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो ये अच्छा, इतना तो कंफर्म है कि ये यहाँ से शुरू नहीं होगा, ऐसे बनाना मत शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो टेम्परेचर उसमें बढ़ेगा ही। और ये एक वर्क ऑब्टेनिंग आउटपुट साइकिल है, तो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शंस जाएंगे। तो ये 1 से 2, देन ये एक कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन इज़ लाइक दिस। ओके, तो यहाँ 3 हो जाएंगे। देन ये अगेन एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक कहते हैं इसको। तो ये 4 एंड देन फिर ये कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ऐसे करके साइकिल बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट साइकिल हम लोग डीजल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रुडोल्फ डीजल ने जिसके ऊपर ज़्यादातर काम किया है और इसीलिए इसका डीजल साइकिल नाम भी कॉइन किया गया है। तो डीजल साइकिल जो होती है वो बेसिकली हमारी एक कांस्टेंट प्रेशर साइकिल है। कांस्टेंट प्रेशर साइकिल हम इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो हीट एडिशन जो होता है वो एट कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। हीट रिजेक्शन जो होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होगा, बट जैसे कि ऑटो साइकिल में होता है। बट ऑटो साइकिल से डिफरेंस यहाँ ये है कि यहाँ पे कांस्टेंट हीट एडिशन, जो हीट एडिशन होगा वो कांस्टेंट प्रेशर पर होगा, जबकि ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता। ओके, तो अभी हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़ लेते हैं जो कि
डीजल साइकिल के न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जानना। तो वो ये है कि जो कट ऑफ रेशियो होता है डीजल साइकिल में इज़ द रेशियो ऑफ V3/V2, राइट। डू नॉट गेट कन्फ्यूज कि मैं ये प्रेशर के लिए बना रहा हूँ, ये मैं ड्रॉप कर रहा हूँ कि ये V2 है, ये V3 है। तो V3/V2 इज़ वॉट वी कॉल्ड एज कट ऑफ रेशियो। कंप्रेशन रेशियो हमारा पहले की तरह ही होता है V1/V2, और जो हमारा क्लियरेंस रेशियो है भी पहले की तरह ही है VC/VS। जो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला है एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल की, अगर आइडियल एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल आइडियल कंडीशंस में, तो उसका फॉर्मूला ये रहता है। ये आपको याद होना चाहिए। डो नॉट गेट स्कैर्ड कि आपको इतना लंबा फॉर्मूला याद कैसे होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, उस हिसाब से कितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। ओके, दिस इज़ रो, दिस इज़ कट ऑफ रेशियो, दिस इज रेज़ टू द पावर गामा -1 अपॉन गामा रो -1, लाइक दिस। ओके, कट ऑफ रेशियो। अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि डीजल साइकिल से रिलेटेड ही है, और बहुत बार ESE क्वेश्चंस में पूछा गया है, स्पेशली मेंस में कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जिनमें ये पूछा गया है। और तो उसमें ये है कि क्वेश्चन में दे रखा होता है दैट एट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रोक जो कट ऑफ हुआ है, यानी ये कट ऑफ कहाँ हुआ, ये कट ऑफ इधर हुआ है, ये ऐसे यहाँ गया है, ये कट ऑफ इधर होके ऐसे यहाँ गया है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? तो ये सर्टेन परसेंटेज होता है एक्सपेंशन स्ट्रोक का। तो सही एक्सप्रेशन तो यही है कि V3 माइनस का V2 इस सर्टेन परसेंटेज, जैसे 10% है या 5% है, जो भी परसेंटेज है ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रोक विच इज़ V1 माइनस V2। ओके, बट प्रोबेबली जो मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स वो ये है कि यहाँ V2 को कंसिडर नहीं करते। कट ऑफ में वो सिर्फ इतना V3 देख लेते हैं, या फिर एक्सपेंशन स्ट्रोक में ये सिर्फ इतना देख लेते हैं, V1 देख लेते हैं, V1 माइनस V2 इग्नोर नहीं करना है। V2 इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज इट शुड बी। तो V3 माइनस V2 इज़ सर्टेन परसेंटेज ऑफ V1 माइनस V2। अब वैसे तो मैंने कहा था कि आगे के TS डायग्राम्स आप लोग खुद ही बनाएंगे, बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं उसे एक्सप्लेन करूँ आपके लिए, which is this is at constant pressure and this is at constant volume। तो अगर मैं इसका TS बनाऊँगा तो आप लोगों को मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, इसीलिए मैं इसका TS डायग्राम बना रहा हूँ। So this is temperature, this is entropy, so this is 1 से 2 adiabatic और isentropic compression। So yes, 1 to 2 isentropic compression, and then it's a constant pressure। तो constant pressure, right? Then again this time a little less power stroke, 3 to 4 is less than 1 से 2, so 3 से 4, and then this is constant volume, then this this, so this is the TS diagram, okay, which is of great significance। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसका लेंथ और इसका लेंथ डिफरेंट क्यों है। यस, डिफरेंट क्यों है, जिसकी वजह से ये स्लोप और ये स्लोप डिफरेंट क्यों है, और क्या इसका स्लोप ज़्यादा होना चाहिए था और इसका स्लोप कम होना चाहिए था, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? तो ये जानने के लिए ये TS डायग्राम बनाया मैंने, क्योंकि ये आप लोगों को एक ESE का क्वेश्चन मुझे बताना है कि जो स्लोप है, जैसे अगर मैं ये थीटा बनाऊँ और इसका थीटा बनाऊँ, थीटा 2 थीटा 1, तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि जो स्लोप है ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन इज़ मोर देन द स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन। और ये फैक्ट है, इसको आपको याद रखना होगा कि हमेशा जो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन का स्लोप है वो हमेशा ज़्यादा होगा कांस्टेंट प्रेशर लाइन के स्लोप से, राइट? अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ एक्सप्रेशंस पहले से याद होने चाहिए। तो प्रूफ अगर आप करना चाहते हैं, TdS इज इक्वल्स टू DH माइनस VdP, एक ही एक्सप्रेशन होता है। TdS इज इक्वल्स टू DU प्लस PdV, एक ही एक्सप्रेशन होता है। अगर आप स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे तो इट वुड बी dt बाय ds, राइट? इसके लिए भी dt बाय
डी एस ही होगा। अब मैं अगर कांस्टेंट प्रेशर लाइन की देखूँगा, इट इज़ 0, टी डी एस इज़ डी एच, राइट, टी डी एस इज़ डी एच इज़ सी पी डी टी, राइट। सिमिलरली अगर कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन के लिए देखूँगा तो डी यू सी वी डी टी, राइट। सी पी एंड सी वी में कंफ्यूज नहीं होना। प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के लिए एंथैल्पी होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम एंट्रोपी होता है, ओके। या इज इक्वल्स टू टी डी एस, राइट। अब डी टी बाई डी एस, इफ आई वुड राइट, it would be like T by CV, and if I would write it for here dt by ds, it would be like T by CP. अब आपको पता ही होगा कि CP is greater than CV। अब ये क्यों होता है, इसका भी एक अलग कंसेप्ट है, वो भी मैं आगे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट टाइम कंस्ट्रेंट है, तो विल सी कि आगे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि नहीं। तो अगर आप, हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज़ ज़्यादा है, डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो ओवरऑल कॉम्पोजिशन, उसका ओवरऑल जो फ्रैक्शन है वो लेस हो जाता है उसकी वैल्यू, क्योंकि टी अगर मैं कांस्टेंट रखूँ और सी वी का वैल्यू कम है तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, यानी डी टी बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज़ ग्रेटर देन डी टी बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सो ये फैक्ट है, ये अप्रूव हो चुका है, इसीलिए यहाँ इसका स्लोप ज़्यादा है, कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है, इसका स्लोप कम है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ओके। नाउ आगे ड्यूल साइकिल के बारे में, आई थिंक हमें ड्यूल साइकिल स्टार्ट कर देना चाहिए, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं सी पी सी वी के बारे में कुछ बताऊं तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको बताऊंगा कि सी पी ज़्यादा क्यों है सी वी से। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए या यूट्यूब शॉर्ट बना के आपके लिए पोस्ट कर दूँगा, ओके। नेक्स्ट ड्यूल साइकिल। तो ड्यूल साइकिल का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। ड्यूल साइकिल है यानी इसमें दोनों प्रोसेसेस होंगे, इसमें हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे भी होगा, इसमें हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी होगा, ये रहा, और हीट रिजेक्शन तो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम ही रहेगा। तो इसमें क्या होता है, आप हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड करेंगे पहले, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे। तो इसमें हम ये कर सकते थे कि कांस्टेंट प्रेशर हम ज़्यादा ले लेते, राइट। हम इसमें हीट ज़्यादा ऐड क्यों नहीं करते, हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट इसलिए ज़्यादा ऐड नहीं करते, इसका एक मेन रीज़न सिर्फ यही है कि अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड करते रहेंगे तो ये जो लाइन है ये बढ़ती रहेगी, और ये इसके साथ आप देख रहे होंगे प्रेशर भी आपका बढ़ता जाएगा। और इतना प्रेशर हैंडल करने के लिए अगर आपका इंजन नहीं बना होगा तो आपका इंजन एक्सप्लोड कर जाएगा। दैट्स वाई, इसीलिए कांस्टेंट प्रेशर पे हम हीट ज़्यादा देते हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम हीट कम देते हैं। तो ये एक कंसेप्ट हो गया, राइट। अब इसके बाद एक और चीज़ है, क्योंकि मैं एक्सप्लोजन की बात कर रहा हूँ कि आपका इंजन एक्सप्लोड हो जाएगा, तो एक टर्म कॉइन किया गया है एक्सप्लोजन रेशियो, राइट, विच इज़ P2 डैश बाय P1। बाकी सारे रेशियोज़ वही से ही हैं, ओके। और इसका जो फॉर्मूला है फॉर ड्यूल साइकिल means 1 minus r raised to the power gamma minus 1 rho to the power gamma minus 1 alpha upon rho minus 1 alpha gamma plus alpha minus 1। तो ये आपको, यस मुझे पता है आप लोग प्रे कर रहे होंगे कि मैं ये ना कहूँ कि ये आपको याद करना है, लेकिन सच यही है कि याद करना है याद करना पड़ेगा। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको ये फॉर्मूलेज अच्छे से याद होने चाहिए और इनमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला कभी कभी आपको गेट एग्ज़ाम्स में स्पेशली यूज़ करने के लिए आ सकता है, क्योंकि गेट एग्ज़ाम्स में वो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो कि डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड होते हैं, ताकि स्टूडेंट्स उसमें आंसर्स वो मार्क्स फेच कर पाएँ। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आपको लोगों को ये सब चीज़ें याद रखनी। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम बात करें तो आप लोग इसका टीएस प्लीज़ बना लीजिएगा,
और नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं देखूं कि डीजल साइकिल, ड्यूअल साइकिल और ऑटो साइकिल के कंपैरिजन्स आपस में बहुत होते हैं कि किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो जो दो केसेस अभी मुझे याद आ रहे हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। केस 1, अगर आप सेम कंप्रेशन रेशियो रखेंगे, सेम कंप्रेशन रेशियो रखते हैं, तो एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल लीस्ट होती है देन ड्यूअल साइकिल, और मैक्सिमम होती है ऑटो साइकिल के लिए, अगर आप सेम कंप्रेशन रेशियो रखते हैं। वैसे तो देखा जाए तो कंप्रेशन रेशियो सबसे ज़्यादा डीजल का ही होता है, 16 to 20, ड्यूअल का अराउंड 12 to 16 होता है, और ऑटो का अराउंड 6 to 10 होता है आर एक्चुअल में। बट अगर मैं मान लूँ कि मैं एक साइकिल बनाने की कोशिश करूँ और उसमें मैं सेम कंप्रेशन रेशियो रखूँ सबके, लाइक PV, और मैंने कंप्रेशन रेशियो सेट कर दिया। कंप्रेशन रेशियो सेट करने के लिए मुझे क्या है, V1 और V2 फिक्स करने होंगे। तो अगर मैं V1 और V2 को फिक्स कर देता हूँ, दैट ये मेरी V1 की लाइन है और ये मेरी V2 की लाइन है, V2 की लाइन है, सॉरी ये V2 की लाइन है, ये V1 की लाइन है। ओके, आपको ये ऐसे नहीं दिखेगा, ये कर मैं बोलूँगा तो सॉरी वेट, ये V2 है और ये V1 है। ओके, तो ये मैंने फ़िक्स कर दिया है। तो अब हम इसी में करने वाले हैं जो भी है। तो हमने कंप्रेशन रेशियो फ़िक्स किया है, तो ये मेरा गया डीजल साइकिल का, राइट। ऑटो साइकिल अगर मैं बनाना चाहूँ तो ऑटो साइकिल इसी पे फॉलो करता हुआ, वैसे इन क्वेश्चंस में इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, लेकिन अभी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कंसेप्ट बेसिस पे। ये ऑटो साइकिल का ये कंप्रेशन रेशियो हो गया, इतना कंप्रेस हो गया। नाउ देयर वुड बी हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम, और उसके बाद हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इट्स 1, इट्स 2 डैश, बाकी 1 2 3 sorry 3 dash and then 4. Now dual cycle. So similarly it will go like this, and then यहाँ ऐड होगा, and then इधर ऐड होगा, and then ड्रॉप हो जाएगा, राइट। तो इट्स लाइक 2 डबल डैश, इट्स 3 डबल डैश एंड लाइक दिस। तो ग्राफ्स देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि मैक्सिमम एरिया वर्क डन जो मैक्सिमम है वो है ऑटो में, और मिनिमम है डीजल में, यू नो। सो इसी बेसिस पे हमने क्या रखा है, हीट रिजेक्शन दोनों का सेम, सबका सेम रखा है, तो हीट रिजेक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन सबका सेम रखा है, तो एफिशिएंसी इज वर्क अपॉन हीट इनपुट। तो इस बेसिस पे जो ऊपर वाला रिजल्ट है वो होल्ड करेगा, आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। हीट एडिशन, राइट। तो रेस्ट अदर केसेस में जैसे कि मैक्सिमम टेम्परेचर एंड हीट एडिशन, मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट एडिशन, ये फॉर्मूला याद रखना है। डीजल की सबसे ज़्यादा है, फॉर्मूला नहीं, ये केसेस याद रखने हैं। डीजल का सबसे ज़्यादा है, देन ड्यूअल की एफिशिएंसी है,
देन ऑटो की एफिशिएंसी है। ऑटो की एफिशिएंसी मैक्सिमम सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप कंप्रेशन रेशियो सेम रखें, जो कि एक्चुअल में सेम नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल में सबकी कंप्रेशन रेंजेस डिफरेंट हैं, इतनी इतनी होती हैं। बट फॉर थ्योरेटिकल सेक अगर आप कंप्रेशन रेशियो सबका सेम रखने की कोशिश करें, सबका कंप्रेशन रेशियो जैसे कि हमने 8 रख दिया, इसका 8, इसका 8 और इसका 8, तो उस केस में जो होगी इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये इन तीनों साइकिल्स के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन पॉसिबल था आई थिंक मैंने दे